So hello students, welcome back to Kaushal IAS, welcome to our daily current affair series बियॉन्ड हेडलाइंस। तो पिछले 2-3 दिनों से एक्चुअली पॉलिटिकल न्यूज़ ज़्यादा था, तो इसलिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मुझे मिल नहीं रहा था। जैसे आपको पता है कि रिसेंटली महाराष्ट्र एंड झारखंड में इलेक्शन ख़त्म हुआ है, तो महाराष्ट्र में फिर से बीजेपी जो गवर्नमेंट है वो आ रखी है और झारखंड में जेएम पार्टी जो हेमंत सोरेन का पार्टी है वो आ रखा है। तो इसके चलते कहीं ना कहीं खाली पॉलिटिकल न्यूज़ ही आ रहा था, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं था और ना ही कभी इम्पोर्टेंट रहा है एज़ फार एज यूपीएससी एंड ओपीएससी इज़ कंसर्न। तो आज जाके मुझे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिला है, प्लस कुछ मैगजीन से मैंने आज आपके लिए टॉपिक ले रखा है और वो टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे 1 by 1, ठीक है। तो इस सारे टॉपिक के बाद मैंने एक क्वेश्चन भी आपके लिए छोड़ रखा है, जो आप वीडियो पॉज करके उसको कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट करिए। तो आज का जो टॉपिक है बच्चों, आइए देखते हैं क्या है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान, द हेमा कमिटी रिपोर्ट, डिसक्वालिफिकेशन ऑफ एमपी एमएलए अंडर 10th शेड्यूल एंड एचपीवी ह्यूमनो पल्पिनोवायरस वैक्सीन, ठीक है। तो ये हम डिस्कस करते हैं और ये कंप्लीट जो पीडीएफ है आपको, इसका मैं लिंक अब अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जो कि हमारा ओपन टेलीग्राम ग्रुप है। तो वहाँ पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं हमारे ओपन टेलीग्राम ग्रुप, और ये कंप्लीट पीडीएफ आप एक्सेस इजीली कर सकते हैं वहाँ से। इससे जो मैंने पहले जितना भी वीडियोस बना रखा है तो वो सारा उस टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा। तो आइए आते हैं, डिस्कस करते हैं थोड़ा। पहला, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। तो यूपीएससी ओपीएससी में जब कुछ वर्ल्ड का जो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन होता है तो उसको रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। ज़्यादातर आप ओपीएससी में देखेंगे कि उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, उस ऑर्गेनाइजेशन में कितने मेंबर्स होते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन क्या है। तो मेनली आप इस टाइप के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं ओपीएससी एग्जामिनेशन में। यूपीएससी थोड़ा एक स्टेप ऊपर जाता है, ठीक है। तो वो जैसे कुछ भी रिसेंटली उसका न्यूज़ चल रहा है, एडिशनल कुछ उन्होंने आईएईए ने स्टेप्स लिया होगा, तो उस पर वो क्वेश्चन पूछ लेता है। प्लस ये सब जो है आपका मेंस में कैसे इसको इनकॉर्पोरेट करना है, तो वो भी मैं डिस्कस करूंगा आपको बहुत ब्रीफली, ठीक है। तो बच्चों ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये पहला तो जैसा मैंने कहा ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पे कुल मिला के अराउंड 170 प्लस कंट्रीज है। जितने अभी वर्ल्ड में जो कंट्रीज है 170 प्लस कंट्रीज इसके मेंबर्स है। इंडिया भी इसके मेंबर है। इनका ये जो बॉडी का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, जैसे आपको पता है जो न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजी है या न्यूक्लियर साइंस है, ये हम डुअल यूज टेक्नोलॉजी इसको कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो मैंने एक वीडियो बना रखा है इस पर, व्हाट इज डुअल यूज टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो जो न्यूक्लियर बच्चों, जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है ना, न्यूक्लियर साइंस है या न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इसको हम कंसीडर करते हैं क्या, डुअल यूज टेक्नोलॉजी। तो डुअल यूज टेक्नोलॉजी बच्चों क्या होता है कि अगर कुछ टेक्नोलॉजी आप सिविलियन पर्पस भी यूज कर सकते हैं या फिर डिफेंस पर्पस में भी यूज कर सकते हैं। तो ये ऐसा कुछ 3-4 टेक्नोलॉजी है। जैसे अभी रिसेंटली आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डुअल टेक्नोलॉजी का दर्जा दिया गया है, क्योंकि आप जो क्या होते हैं, लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कम्युनिटी का या सोसाइटी का प्रोग्रेस में भी यूज कर सकते हैं, और अल्टरनेटिवली सोसाइटी में कैसे क्राइम बढ़ाना है, ठीक है, जैसे डीप फेक वीडियोस कर सकते हैं, या वॉइस जो होता है इमुलेट दूसरे करके हनी ट्रैप कर सकते हैं, या फिर साइबर वॉरफेयर छिड़ सकता है। जैसे यूएसए का एक बार इलेक्शन में ऐसा बोला गया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डीप फेक टेक्नोलॉजी यूज़ करके वहाँ का रिजल्ट को मैनिपुलेट कर दिया गया था। इंडिया में कोई क्रिटिसाइज़ करते हैं कि आर्टिफिशियल या टेक्नोलॉजी यूज़ करके ईवीएम हैक किया जा रहा है। तो ये जो डुअल यूज टेक्नोलॉजी है ना, आप इसको सिविलियन फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी में भी यूज़ कर सकते हैं या फिर फॉर डिग्रेडिंग द सोसाइटी में भी यूज़ कर सकते हैं। तो सिमिलरली न्यूक्लियर जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो भी डुअल यूज टेक्नोलॉजी के क्राइटेरिया में, कैटेगरी में आता है। अगर कोई कंट्री इकोनॉमी इसका अच्छा भी यूटिलाइज कर पाए, अच्छा किस में यूटिलाइज कर पाएंगे न्यूक्लियर एनर्जी को, तो न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हम क्या कर सकते हैं बच्चों, न्यूक्लियर एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। न्यूक्लियर जो पावर प्लांट्स है जो हमारा, वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में आ जाता है कहीं ना कहीं, है ना, उससे ज़्यादा एमिट नहीं होता है कार्बन, प्लस रिलायबल सोर्स ऑफ एनर्जी हो जाएगा ये। तो आप इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस भी कर सकते हैं, बट इसका ऑल्टरनेट यूज क्या है, आर्म्स बनाने में, न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में, जो कि वो डिफेंस पर्पस में यूज हो जाता है। अगर कोई कंट्री के पास यूरेनियम डिपॉजिट्स है तो उसको 2 फायदा उठा सकता है, इधर वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है अपनी इकोनॉमी के लिए, जो राउंड द क्लॉक उनको रिलायबल एनर्जी प्रोवाइड कर पाएगा, या फिर वो न्यूक्लियर वेपन पे
इसको यूज़ कर सकता है। तो IAEA इसलिए पिक्चर में आता है ताकि जो ये मॉनिटर कर पाए, इंस्पेक्शन कर पाए, जो जितने इकोनॉमीज है वो जो न्यूक्लियर विपन ना बना पाए या फिर यूरेनियम रिजर्व जो है उसका गलत यूज़ ना करके विपन्स ना बना पाए, ठीक है, जो न्यूक्लियर विपन्स बना ना पाए। तो यही इसका काम है IAEA का, मॉनिटर करता है, ट्रैक करता है और इंश्योर करता है कि जो न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो डेवलपमेंट हो रहा है वो इकोनॉमी या वर्ल्ड के लिए पीस एंड प्रॉस्पेरिटी लाए, ना कि एक कारण बने, एक नया वॉर या वर्ल्ड वॉर 3 का एक कारण बन पाए, ठीक है। तो आइए डिटेल में थोड़ा डिस्कस करते हैं ये बॉडी। जैसे मैंने कहा ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि ईरान और नॉर्थ कोरिया ऐसा स्टेट, जो कंट्री इकोनॉमी है जिसपे UN ने सैंक्शन लगा रखा, क्योंकि उनका मानना है UN का, ईरान और नॉर्थ कोरिया लोग जैसे जो इकोनॉमी है वो लोग यूरेनियम रिजर्व लेते तो सही है बट वो न्यूक्लियर वेपन बनाते हैं, ना कि वो लोग सिविलियन पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, ना कि वो लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करते हैं उसके, वो लोग यूरेनियम रिजर्व इसलिए रखते हैं, उसको स्टॉक पाइल करते हैं, स्टॉक में रखते हैं और न्यूक्लियर वेपन का डेवलपमेंट करते हैं। इसलिए ईरान के ऊपर जो सैंक्शन लगा है, तो ईरान अभी क्या डिसाइड किया, जो 3 यूरोपियन पावर्स है उस पर हम वो डिस्कस करेगा ताकि सैंक्शन हटाया जा पाए। तो देखते इसका जो है मैंने, इसका जो IAEA का अदर नेम जो है, इट इज़ वाइडली नोन एज एटम फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, ठीक है, ये अदर नेम है IAEA का। वो मैंडेट जैसा मैंने कहा, इट इज़ द वर्ल्ड सेंट्रल इंटरगवर्नमेंटल फोरम फॉर द साइंटिफिक एंड टेक्निकल कोऑपरेशन इन द न्यूक्लियर फील्ड। It works for the safe, secure and peaceful use of what? Nuclear science and technology. इसका फिर आपको पूछेगा इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, जैसे OPSC में 1 लाइनर पूछ सकता है, हेडक्वार्टर इज इन ऑस्ट्रिया, ठीक है, वीना ऑस्ट्रिया में। टोटल नंबर ऑफ मेंबरशिप कितना है बच्चों? 179 इज द टोटल नंबर ऑफ मेंबरशिप, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मेंबरशिप है 179 प्लस रिसेंट मेंबर ही पूछता है आप। रिसेंट मेंबर इसका हो गया, देखिए 2024 में रिसेंट मेंबर है कुक आइलैंड्स। ये रिसेंटली ये IAEA ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया, तो वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट बन जाता है कि पूछ लेता है कि अभी रिसेंटली कौन सा नेशन या कौन सा आइलैंड ऐड हुआ है, तो कुक आइलैंड रिसेंटली ऐड हुआ है। टोटल 179 मेंबर्स अभी तक है, जिसमें इंडिया भी अभी तक उसका मेंबर है। फिर IAEA जब बात करते हैं बच्चों, तो और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं हमारा, एक होता है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ठीक है। ये जो ट्रीटी है ना बच्चों, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट न्यूक्लियर वेपन एंड प्रोलिफरेशन। तो ये ट्रीटी को ऑलमोस्ट एवरी कंट्री साइन किया हुआ है एक्सेप्ट इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, नॉर्थ कोरिया लिए ट्रीटी में आए नहीं है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ठीक है। तो ये ट्रीटी क्या बताता है बच्चों, जो भी ये ट्रीटी को साइन करता है ना, तो वो उसको इतना बात इंश्योर रखना है कि वो न्यूक्लियर जो यूरेनियम रिजर्व है उसको वेपन ग्रेड अपग्रेड नहीं कर पाएगा। यूरेनियम रिजर्व जो है उनके पास, जो इकोनॉमी के पास, वो लोग न्यूक्लियर वेपन बनाने में यूज नहीं कर सकते। तो हालांकि जिस तरीके से जो इंडिया जो पॉलिटिकल सिचुएशन में, तो अभी ये रिस्क नहीं ले सकता, इसलिए क्योंकि इंडिया चाइना से गिरा हुआ, पाकिस्तान से गिरा हुआ, तो कहीं ना कहीं इंडिया इसलिए NPT ट्रीटी साइन उन्होंने नहीं किया है। क्योंकि अगर वो NPT ट्रीटी साइन कर देता है तो जो वो यूरेनियम रिजर्व है, तो उससे शायद तक वो न्यूक्लियर वेपन या न्यूक्लियर ग्रेड का जो वेपन डिफेंस में वो यूज़ नहीं कर पाएगा। हालांकि वो तो इंटरनल रिलेशन या फिर जियो पॉलिटिकल सिचुएशन के वजह से है, बट इसके बहुत सारे एडवांटेज भी होता है, ठीक है। तो जब भी आप ये पढ़ोगे IAEA, तो NPT भी आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, कौन कौन से मेंबर साइन किए हैं, कौन कौन सा मेंबर नहीं साइन किया है, ठीक है। तो इंडिया अभी तक NPT न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का साइन नहीं किया है, करेक्ट। प्लस और एक जो इशू चल रहा है, जैसा मैंने कहा था, यूरेनियम भी दो तरीके से यूज कर सकते हैं। तो यूरेनियम क्या होता है बच्चों, यूरेनियम जो ये है यूरेनियम 235, इसको U-235 बोलते हैं। तो ये फॉर्म को अगर हम 60% से लेस एनरिच करते हैं, ठीक है, इसको पॉलिश करते हैं, यूरेनियम का जैसे क्रूड टाइप में आएगा आपको, तो अब अगर 60% से लेस अगर एनरिच करते हैं ना, तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए काफ़ी है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए वो काफ़ी है। उससे ज़्यादा अगर एनरिच करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा गया, अगर यूरेनियम U-235 को अगर 90% ज़्यादा एनरिच करते हैं, पॉलिश करते हैं क्रूड और रिफाइन करते हैं, तो अब जो 90% वाला जो है ना, ये काम आता है न्यूक्लियर वेपन बनाने में, ठीक है। तो IAEA जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, वो इतना तक का परमिशन दे रखा है
ऑलमोस्ट 42 आप एनरिच कर सकते हैं ताकि वो काम आएगा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करने में। उससे ज़्यादा कोई अगर कंट्री एनरिच करता है यूरेनियम रिजर्व को तो वो न्यूक्लियर वेपन का ग्रेड आ जाता है। तो उनको ये डर लगता है, जैसे ईरान U-235 को स्टॉक पाइल कर रहा है, रखा हुआ है कब से, और धीरे धीरे कुछ कुछ पोर्शन वो एनरिच कर रहा है, थोड़ा पोर्शन वो एनर्जी में लगाता है और बाकी पोर्शन न्यूक्लियर वेपन डेवलपमेंट में लगाता है। नॉर्थ कोरिया तो पूरा ही न्यूक्लियर वेपन डेवलपमेंट में लगा दे रहा है, ठीक है। इंडिया हालांकि न्यूक्लियर वेपन डेवलपमेंट में इतना फोकस नहीं कर रहा है, बट इंडिया को अभी रिलायबल एनर्जी सोर्स ऑफ चाहिए, तो अभी वो न्यूक्लियर एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी पर ज़्यादा फोकस कर रहा है। बट अगर इंडिया कहीं ना कहीं फ्यूचर में अगर एनरिच करता है तो अगेन IAEA के मॉनिटरिंग में आ जाएगा। अगर IAEA के मॉनिटरिंग में आ गया, उनके रडार में आ गया, तो इंडिया पे भी सैंक्शन लग सकता है, जिसके वजह से जो बड़े बड़े इकोनॉमीज है वर्ल्ड के, है ना, USA हो गया, यूरोपियन नेशन हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, उनके साथ कहीं ना कहीं ट्रेड में फिर इंडिया को प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो ये रीज़न है जो इसके वजह से न्यूज़ में था। ये क्वेश्चन है, आप इसको वीडियो पॉज करके इस कमेंट बॉक्स पर जरूर आंसर करिए। फिर आते हैं और आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्रैप, ठीक है, ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान। तो ये जो बच्चों क्या है, दिल्ली में जैसे आप लोग देख रहे हो कि पॉल्यूशन लेवल अब इमरजेंसी सीवियर पे आ गया है, लोग वहाँ पे सांस लेने में लोगों को दिक्कत हो रहा है, स्कूल कॉलेजेस बंद हो गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो व्हीकल है वो चलना भी अब अवेयर लोगों को बोला जा रहा है कि मास ट्रांसपोर्टेशन या पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करें। आज के न्यूज़ में एक आया था अभी, जो वहाँ के पेरेंट्स लोग हैं, जो बच्चों के पेरेंट्स लोग, वो लोग फिजिकल क्लासरूम के लिए रिज्यूम करने के लिए प्रेशर डाल रहे हैं अथॉरिटी पे, ठीक है। बहुत जगह के फैक्ट्रीज बंद हो गए, इकोनॉमी लॉस हो रहा है, काफ़ी लोग वर्कर लोग वहाँ पे क्या हो गया, अनएम्प्लॉयड हो गए बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन। तो ये जो ग्रैप है ना, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट में आया था कि अगर हम जो AQI, जैसे मेरे प्रीवियस वीडियो में AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स पे बहुत अच्छे से डिस्कस किया, आप वो जाके देख सकते हैं। तो AQI इंडेक्स मेजर करना होता है। AQI में क्या मेजर करते हैं बच्चों, एयर क्वालिटी इंडेक्स में हम 8 पॉल्यूटेंट्स को मेजर करते हैं सिटी में। जैसे आपका हो गया PM 2.5, PM 10, ओजोन, ठीक है, आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, एमोनिया। तो ये सब कुल मिला के 8 पॉल्यूटेंट हम मेजर करते हैं, उस पे बेसिस पर हम इंडेक्स जनरेट करते हैं AQI। और डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ दिस पॉल्यूटेंट इन द एटमॉस्फेयर और इन द एयर, हम उसको 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। तो जो पहला कैटेगरी है उसको बोलते हैं मॉडरेट टू पुअर। यहाँ पे मैंने देख रखा है, जब PM 2.5 लेवल 61 से 120 ग्राम मिलीग्राम पर वॉल्यूम मीटर क्यूब में रहता है। सेकेंड वेरी पुअर कैटेगरी में आता है जब PM 2.5 का लेवल 121 से 250 लेवल में होता है। सीवियर 250 से ऊपर होता है। इमरजेंसी जब 300 मिलीग्राम से माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब में होता है। तो जब ये जो AQI इंडेक्स जब हम कैटेगराइज कर दिया चारों में, जब ये चारों जैसे ही जो लेवल में होता है उस हिसाब से एक्शन प्लान डिजाइन हो जाता है। ऑलरेडी ये फ्रेम्ड है, एक्शन प्लान पे गवर्नमेंट वर्क करना स्टार्ट कर देता है। ये जो ग्राफ है आप याद रखिएगा, ये पूरा इंडिया के लिए वैलिड नहीं है, ये NCR रीजन के लिए वैलिड है, मेनली फॉर न्यू दिल्ली, ठीक है। वहाँ पे पॉल्यूशन हमेशा और प्लस यही पिक टाइम में ज़्यादा रहता है। तो जब देखेंगे यहाँ पे मॉडरेट टू पुअर लेवल जब AQI इंडेक्स रहता है ना, तो क्या क्या एक्शन लेना पड़ता है वो लोग करेंगे। गार्बेज बर्निंग बंद कर देंगे, आपका पॉल्यूशन रेगुलेशन इन ऑल इंडस्ट्री में लागू हो जाएगा, ठीक है। पॉल्यूटिंग व्हीकल को बैन कर दिया जाएगा। ऐसे कुछ करके कुछ एक्शन मैंने यहाँ पे लिख रखा, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जब वेरी पुअर जब हो जाएगा उसका, तो डीजल जेनसेट जो जनरेटर्स है वो बंद कर दिया जाएगा। सिमिलरली जब सीवियर हो जाता है तो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बहुत ये जो उसको ज़्यादा चैनलाइज कर दिया जाता है, उसमें रोड और ये जो पार्क में वाटर स्प्रिंकलर किया जाता है। इमरजेंसी में मेनली जितने ही फैक्ट्रीज है, कंस्ट्रक्शन फैक्ट्रीज, वो सब बंद कर दिया जाता है। सीमेंट फैक्ट्रीज बंद कर दिया जाता है। एंट्री ऑफ हेवी व्हीकल बंद कर दिया जाता है। तो दिल्ली में जो करेंटली जो सिचुएशन है वो इमरजेंसी पे है, जहाँ पे स्कूल कॉलेजेस बंद हो गया है, छुट्टी दे दिया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्रीज है ना, जैसे कंस्ट्रक्शन सीमेंट फैक्ट्रीज को बैन कर दिया गया है। डीजल जनरेटर नहीं चल पा रहा है। तो ये सब से क्या हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट लॉस हो रहा है, ठीक है। तो ये जो सब एक्शन प्लान पूरा सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस में बेस्ड है और ये AQI इंडेक्स पे हम करते हैं। अगर AQI इंडेक्स ये लेवल से पार गया तो कौन सा एक्शन प्लान कब फॉलो करना है, पूरा ये वर्क है। इसका एनफोर्समेंट एजेंसी आपका है CAQM, ठीक है। इस पर मैंने बना रखा है वीडियो, ठीक है। एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, सेंट्रल एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एक बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। तो ये जो है आपका इंश्योर करता है कि जो ये रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होगा जब एज पर द AQI इंडेक्स इन द एटमॉस्फेयर। तो आते हैं इसमें अभी जो रिसेंटली है ये जजमेंट क्या आया है, तुम्हारा कोर्ट फ्लैग क्या है कि ग्रैफ 4 है, जो सीवियर कैटेगरी में, उसमें बहुत सारे लैप्सेस पाया गया है।
इसलिए ये आपका न्यूज़ में आ रहा है, ठीक है। तो द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, जैसा मैंने कहा, ये इंप्लीमेंटिंग आर्म है। जब भी एयर क्वालिटी इंडेक्स एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर चले जाता है तो क्या क्या एक्शन लेना है उसको एंश्योर करेगा ये आपका कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट और सेंट्रल एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है। किसके अंडर बच्चों ये आता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करोगे और मुझे कमेंट बॉक्स पे आंसर टाइप करोगे, ठीक है। तो फिर आता है हेमा कमेटी रिपोर्ट, थर्ड टॉपिक जो आपका हेमा कमेटी रिपोर्ट। तो यूपीएससी क्या करता है या ओपीसी क्या करता है, जो रिसेंटली जो कमिटीज रहता है ना उस पर वो क्वेश्चन डाल देता है कि ये हेमा कमेटी हुआ या आपका रोहिणी कमेटी हुआ, तो ये सब कमेटी पे भी क्वेश्चन यूपीएससी डालता है। तो हेमा कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी अभी चर्चे में चल रहा है, क्योंकि जब भी वेमेन पर्सपेक्टिव पे आता है तो यूपीएससी और ओपीएससी थोड़ा सीरियस हो जाता है, ठीक है। वेमेन लेड एम्पावरमेंट या इशू सराउंडिंग वेमेन is always a hot topic for UPSC and OPSC, rather being it's a prelims examination या फिर मेंस एग्जामिनेशन। तो हेमा कमेटी रिपोर्ट बच्चों इसलिए है, मलयालम इंडस्ट्री, साउथ इंडस्ट्री में क्या देखा जा रहा है, वेमेन को लेके, ठीक है, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, इक्वल पे इक्वल जो हमारा जो डीपीएसपी का एक है ना, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, वो भी वायलेट किया जा रहा है वहाँ पे। कास्टिंग काउच जो चल रहा है न्यूज़ में, ठीक है, उनसे क्या अनड्यू फेवर मांगा जा रहा है, सेक्सुअल फेवर मांगा जा रहा है। तो मलयालम ये बहुत ही बड़ा स्कैम अनर्थ हुआ है, ठीक है, बाहर आया है। हेमा कमेटी रिपोर्ट ने यही सब पब्लिश किया है कि क्या क्या प्रॉब्लम चल रहा है मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में, क्या प्रॉब्लम, जैसे मैंने आपको कहा, सेक्सुअल अब्यूज, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड इनह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ वेमेन, ठीक है, मलयालम इंडस्ट्री में चल रहा है। जैसे कास्टिंग काउच में हो रहा है, अनड्यू फेवर मांगा जा रहा है, अनइक्वल पे दिया जा रहा है, ठीक है, हालांकि जो इक्वल पे देना चाहिए फॉर इक्वल वर्क, बट वहाँ पे नहीं देखा जा रहा है। आपका जो ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी केसेस वहाँ पे पाया जा रहा है। तो हेमा कमेटी रिपोर्ट ने एक पूरा फुल फ्लू रिपोर्ट सबमिट कर दिया तेलंगाना हाई कोर्ट को, जिसको अभी एक्शन लेने वाला है तेलंगाना हाई कोर्ट। तो हेमा कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, क्योंकि वुमेन सेंट्रिक रिपोर्ट है, ये आपका आ सकता है एग्जाम में। इस पे क्वेश्चन मैंने डाल रखा है, आप इसको क्वेश्चन सॉल्व करिए। फिर आते हैं हम आपका डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जब भी हम डिसक्वालिफिकेशन ऑफ एमपी एमएलए का बात करते हैं, जैसे रिसेंटली अभी क्या महाराष्ट्र और झारखंड में इलेक्शन खत्म हुआ, अभी देखेंगे आप थोड़े दिन के बाद देखोगे जरूर ये डिसक्वालिफिकेशन का फिर से न्यूज़ में आएगा, कोई ना कोई मेंबर डिफेक्ट करेगा पार्टी। तो ये जो है टॉपिक आपका 10th शेड्यूल में आता है, ठीक है। मैं एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में थोड़ा बताऊंगा। एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है, जो कि 10th शेड्यूल में आता है, ये भी एक अमेंडमेंट में हुआ था, दैट इज 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985। तो एंटी डिफेक्शन लॉ 10th शेड्यूल याद रखोगे, कौन सा अमेंडमेंट? 52nd अमेंडमेंट 1985। जब राजीव गांधी हमारे पीएम हुआ करते थे तो उन्होंने एक नारा लगाया था, आया राम गया राम। कोई पार्टी से लोग जीतता है, सपोज बीजेपी से मैंने जीता इलेक्शन, बट कुछ महीनों बाद मुझे कांग्रेस ने अच्छा ऑफर किया तो मैं बीजेपी छोड़ देता हूँ। इस तरीके से क्या प्रॉब्लम होता था बच्चों, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रहता था। गवर्नमेंट, जैसे लोगों ने अगर मुझे वोट दिया है तो मैं दूसरे पार्टी में स्विच कर देता हूं, तो मैं उनको धोखा दे रहा हूं, है ना। जो उनका ट्रस्ट है उसको इरोड कर रहा हूं, पब्लिक का ट्रस्ट को मैं इरोड कर रहा हूं। तो ये सब बचाने के लिए गवर्नमेंट ने 52nd अमेंडमेंट ला के 10th शेड्यूल इंसर्ट किया, एंटी डिफेक्शन लॉ। यहाँ पे कोई भी अगर मेंबर इस तरीके का हरकत करता है या फिर अपने पार्टी का डिसीजन के अगेंस्ट जाता है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है फ्रॉम इट्स मेंबरशिप। तो 4 ऐसा केसेस है बच्चों, 4 केसेस आपको याद रखना है 10th शेड्यूल में कि कब कब डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। तो पहला केस है, इफ ही वॉलंटरी गिव्स अप द मेंबरशिप ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी ऑन हुज टिकट ही इज इलेक्टेड टू द हाउस। अगर मैं बीजेपी से इलेक्ट हुआ बट मैंने अपना मेंबरशिप छोड़ दिया तो मैं डिस्क्वालीफाई हो गया, मैं और मेंबरशिप में नहीं रह पाऊंगा। सेकंड, इफ ही वोट्स और एब्सटेन्स फ्रॉम वोटिंग इन द हाउस कॉन्ट्रारी टू एनी डिसीजन गिवन बाय हिज पॉलिटिकल पार्टी। मुझे बोला गया कल एक असेंबली मीट हो रहा है, मुझे ये मोशन पे, ये बिल पे हाँ आपने सहमति देना है, तो मैंने अपना जो पार्टी का या चीफ व्हिप होता है जो मुझे इंस्ट्रक्ट किया था कि मुझे ये वोट पे यस या ये जो मोशन पे मुझे अग्री करना है, मैंने अगले दिन असेंबली में जाके अग्री नहीं किया, तो मैं अपने पार्टी का, पॉलिटिकल पार्टी के डिसीजन का अगेंस्ट गया, तो इसमें भी मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा। थर्ड है, इफ एनी इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड मेंबर जॉइन्स एनी पॉलिटिकल पार्टी जॉइन्स एनी पॉलिटिकल पार्टी। अगर मैं निर्दलीय जीतता हूं, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी एफिलिएटेड लेके इलेक्शन नहीं लड़ता हूं, मैंने अपना एक पार्टी बनाया, इंडिपेंडेंट पार्टी बनाया, मैं अपने जीत गया इलेक्शन, और मैं जीतने के बाद जब क्या किया, मैं कोई बीजेपी या कांग्रेस कोई भी ऐसे पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन कर गया, तभी भी मेरा मेंबरशिप चले जाएगा।
क्योंकि पब्लिक मुझे वोट किए थे, तू अकेला ही लड़, तुझे अकेला ही जितना अकेला ही तुम्हें सोसाइटी के लिए काम करना है, क्योंकि पब्लिक का मानना है कि सपोज एक्स वाई पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, कोई भी पार्टी काम नहीं करेगा इसलिए हमने तुम्हें इलेक्ट किया है कि तुम अकेला यहाँ पे काम कर। बट अगर मैं ज्वाइन कर जाता हूँ कोई पॉलिटिकल पार्टी में तो मैं एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर मेरा डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा मेंबरशिप से। एंड द थर्ड, इफ एनी नॉमिनेटेड मेंबर जॉइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द 6 मंथ, जैसे नॉमिनेटेड मेंबर जैसे सचिन तेंदुलकर, हेमा मालिनी, ये सब नॉमिनेटेड मेंबर्स थे, अगर वो लोग 6 महीने के बाद कोई पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन कर जाते हैं, एस्टेब्लिश पॉलिटिकल पार्टी में, तो उनका मेंबरशिप भी कैंसिल हो जाता है। अगर 6 महीने से पहले अगर ज्वाइन कर लेते हो तो उनका मेंबरशिप कैंसिल नहीं होता, बट 6 महीने के बाद अगर ज्वाइन करते हैं जो नॉमिनेटेड मेंबर्स, तो उनका मेंबरशिप कैंसिल हो जाता है, डिस्क्वालीफाई हो जाता है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस एक आता है किहोटो होलोहन केस, ठीक है, ये जो है किहोटो होलोहन केस बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है बच्चों, किहोटो होलोहन केस जो कि है 1992 जजमेंट। ये डिस्क्वालिफिकेशन जो डिसाइड कौन करता है, इसका जो कौन डिसाइड करेगा कि ये मेंबर एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर डिस्क्वालिफाइड है, तो ये पावर आपको दिया गया किसको, स्पीकर को, स्पीकर फॉर लोकसभा और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, चेयरमैन ऑफ फॉर राज्यसभा, या फिर बोल सकते हैं आप जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा उसका, प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होगा वो कॉल लेगा कि इसको डिस्क्वालीफाई करना है कि नहीं। अब इसमें और एक इशू आता है क्या बच्चों, कॉन्स्टिट्यूशन ने या एंटी डिफेक्शन लॉ में कोई टाइम फ्रेम दिया नहीं है स्पीकर को कब कितने समय में ऐड करना है, ये बहुत ही क्रूशियल प्रॉब्लम चल रहा है। वो मेंबर डिस्क्वालीफाई हो गया कब, मतलब वो मेंबर डिफेक्ट हो गया, दूसरा पार्टी छोड़ दिया, बट अभी भी वो असेंबली मीट में अटेंड कर रहा है, क्योंकि स्पीकर एक टाइम बाउंड नहीं है। वो टाइम बाउंड अगर रहता कि हाँ इसको 2 महीने में जजमेंट देना है, इसको डिस्क्वालीफाई होना चाहिए कि नहीं, स्पीकर क्या करता है अपने पास इशू रखा रहता है, पेंडिंग किया रहता है, तो इसका मिसयूज किया जा रहा है। तो अभी तक ये जजमेंट नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट भी एक गाइडलाइन दिया है बस कि स्पीकर को एज क्विक एज पॉसिबल, ठीक है, रीजनेबल टाइम पीरियड में अपना डिसीजन देना होता है, बट अभी फिलहाल ऐसा नहीं देखा जा रहा। स्पीकर अपने पास रखा रहता है, डिसीजन डिस्क्वालीफाई नहीं करता है इजीली, बट जो पावर दिया गया वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर को दिया गया कि इसको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं कि नहीं। फिर आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं साइंस एंड टेक का, ठीक है। तो सर्वाइकल कैंसर या फिर HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन, ठीक है। तो HPV ये जो है ना, जो वायरस है, ये जो है वेमेन को ज़्यादा इन्फेक्ट करता है। इट इज़ द मेजर कॉज फॉर सर्वाइकल कैंसर इन इंडिया, ठीक है। जो सर्वाइकल कैंसर जो जितने हमारी जो हम इंडियन वेमेन जो जूझ रहे हैं, HPV इज द रीजन बिहाइंड दिस। तो क्या है देखो, HPV जो वायरस है, इट इज अ ग्रुप ऑफ मोर देन 200 रिलेटेड वायरस ऑफ विच मोर देन 40 आर स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। इसका जो ट्रांसमिशन का मीडियम सबसे जो ईजीएस्ट मीडियम होता है या सबसे जो फ्रीक्वेंट मीडियम होता है बिकॉज ऑफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ठीक है, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट ये होता है, तो ये वायरस आ जाता है। मोर देन 95% सर्वाइकल कैंसर इज कॉज्ड बाय HPV वायरस, ठीक है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ठीक है, ये है। तो बहुत ही चर्चे में ये वायरस चल रहा है क्योंकि जो भी सर्वाइकल कैंसर का लीडिंग कॉज यही है। द HPV वैक्सीन इज अ सीरीज ऑफ सॉर्ट्स, तो नो डाउट इसका वैक्सीन हमारे पास आ रखा है, इसका डेवलप हो रखा है। द HPV वैक्सीनेशन इज मोर देन efficacy is given between एज ग्रुप ऑफ 9 to 26 ईयर्स। अब इशू इसको थोड़ा देखिए, इसमें एक आता है इशू, HPV वैक्सीन हमारे पास है और बोला भी गया एज पर WHO की ये वैक्सीन ज़्यादा इफेक्टिव कब होगा, जब उनको 9 से लेकर 26 ईयर के बीच में हम दे देते हैं। बट ये इतना क्रूशियल वैक्सीन है और लीडिंग कॉज ऑफ सर्वाइकल कैंसर इंडिया पे, इसको अभी तक मिशन इंद्रधनुष पे, जो ये आपका है मिशन इंद्रधनुष का है, ठीक है। मिशन इंद्रधनुष में क्या होता है बच्चों, कुछ वैक्सीन है फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को देते हैं एट टेंडर एज में उनको बच्चों में। ये जैसे आपका मिजल्स वैक्सीन हो गया, पोलियो वैक्सीन हो गया, टिटेनस हो गया, TB हो गया, हेपेटाइटिस B हो गया, तो अंडर मिशन इंद्रधनुष में हम कुछ जो फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं और गवर्नमेंट मोस्ट प्रोबेबली आंगनबाड़ी ट्रैक करता है। बट ये जो HPV वैक्सीन है उसको अभी तक वहाँ पे रखा नहीं गया। अगर रख दिए होंगे तो जो वेमेन जो है, जो गर्ल्स है, एडोलेसेंट गर्ल्स है, उनको मिल सकता है फ्री में। इसका अवेयरनेस भी इतना इंडिया में नहीं हो रहा है, और प्लस कहीं ना कहीं ये डोगमा में भी है कि अगर मतलब जो है कि लोग क्या है तो इसको खुल के सोसाइटी में बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि HPV जो क्यों होता है, इसका मेन रीजन सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है। तो कहीं ना कहीं अंडर रिपोर्टिंग भी केस जा रहा है, लोग रिपोर्ट नहीं करते, इसका डायग्नोसिस भी नहीं हो पाता है टाइम पे। तो यही आपका लीडिंग केस हो रहा है, कॉज जो डेथ हो रहा है सर्वाइकल कैंसर से वुमेन का। तो जो ह्यूमन पैपिलोमा जो वायरस है, HPV वायरस है, उसको कैसे
उसको कैसे मतलब जो कंट्रोल करना है और उसका वैक्सीन को कैसे इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना है पॉपुलेशन में, वो एक चैलेंज आ रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से इसको है डील करेंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, ह्यूमन पैपिलोनोवा वायरस, ठीक है, इसको करेंगे। तो हमारा बैच है जो ऑप्शनल का न्यू बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं 2 दिसंबर में, जहाँ पे हम प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल, सीसेट क्लासेस सभी कुछ प्रोवाइड करते हैं। तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप रजिस्टर कर सकते हैं हमारा 2 दिसंबर का जो नया बैच बन रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आप लोग के साथ कल नेक्स्ट वीडियो में विथ अनदर टॉपिक। थैंक यू।